नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। बहुत सारे पेंशनर्स के मन में ये सवाल है, ये डाउट अभी भी है कि उनका एडिशनल पेंशन 79 साल पूरा होने पर शुरू होता है, 80 साल पूरा होने पर शुरू होता है, या तो फिर 70 साल में शुरू होता है या 75 साल में शुरू होता है। इसको लेकर के पेंशन मंत्रालय का कुछ महीनों पहले ही एक लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन आया है, एक लेटर जारी हुआ है। इसको दिखा करके आगे आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ 60% डीए मर्ज को लेकर बहुत जल्दी आपके मोबाइल में खुशखबरी आने वाली है, इसके बारे में भी आगे जानकारी साझा करूंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, रिटायरमेंट के बेसिक का आपको एरियर मिला क्या आपने आपका रिटायरमेंट के समय के बेसिक के हिसाब से आपका पेंशन को कैलकुलेट करके देखा? आज आपको मैं लाइव एग्जांपल के साथ समझाऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से आपको रिटायरमेंट के समय का बेसिक का एरियर मिल सकता है। जी हाँ, आगे आपको एक पीपीओ भी दिखाऊंगा और उसके साथ कंपेयर करके ये पूरा कैलकुलेशन समझाऊंगा। इस तरीके की कैलकुलेशंस, डॉक्यूमेंटेशन की पेंशन की गुंडियां आपको सैनिक पाठशाला से ही समझने को मिलेंगी दोस्तों। इसके साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि 8वें पे कमीशन की जो चेयरमैन है रंजना प्रकाश देसाई, उनको अभी बधाई देने का सिलसिला जारी है। तो ऐसे में क्या उन्होंने 8वां पे कमीशन का काम बहुत आगे ले गई है, जिस वजह से उनको बधाइयां दी जा रही है, इसके बारे में आगे आपको एक नोटिस दिखा करके समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते, जैसे आप पूरा यहां पर देख पा रहे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स अभी भी हैं जो सैनिक पाठशाला के चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए ही देखते हैं और साथ ही साथ वीडियोस को भी शेयर नहीं करते हैं। तो ऐसे में आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने सैनिक पाठशाला चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके आगे वीडियोस देखना जारी रखें और साथ ही साथ वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और साथ ही साथ हाइप करना भी ना भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना देसाई को बधाई देने का सिलसिला चल रहा है। पे कमीशन में तेजी आई है क्या? जी हाँ दोस्तों, 8वें पे कमीशन की जो रंजना प्रकाश देसाई जी हैं, जो न्यायमूर्ति, वो बहुत ही एक फेमस, एक बहुत बड़ी एक न्यायाधीश रह चुकी हैं, जो मुंबई हाई कोर्ट में भी न्यायाधीश थी, सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायाधीश थी। तो ऐसे में वो एक बहुत बड़ी फिगर है, इसीलिए उनको इतनी जिम्मेवारी वाला जो कार्यभार दिया गया है, 8वें पे कमीशन का चेयरपर्सन होने का उनको दायित्व दिया गया है। लेकिन इसके अलावा भी ये देखा गया है कि उनका चेयरमैन 8वें पे कमीशन का बनने के बावजूद उसके बाद भी उनको और कुछ एडिशनल चार्जेस दिए गए हैं। दोस्तों, हाल फिलहाल में जून के आखिर के हफ्ते में ही महाराष्ट्र सरकार ने अपने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक कमेटी बनाई, जिसमें रंजना प्रकाश देसाई जी को चेयरपर्सन बना दिया। अब ऐसे में 8वां पे कमीशन का एक इतना महत्वपूर्ण कार्यभार संभालते हुए एक चेयरपर्सन को इस तरीके से एडिशनली और एक कमेटी का चेयरपर्सन बना दिया गया। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, ये सामने आप और एक नोटिफिकेशन देखिए, जो वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा जारी किया 10 जुलाई का नोटिफिकेशन है, और वो नोटिफिकेशन भी वेस्ट बंगाल में यूसीसी लागू करने को लेकर है। उसका कमेटी बना करके ये नोटिफिकेशन निकाला गया है और इस कमेटी में भी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी को ही चेयरमैन बनाया गया है। अब इस नोटिफिकेशन के निकलने के बाद और महाराष्ट्र सरकार के डिक्लेरेशन के बाद बहुत सारी संस्था के प्रमुख या बहुत सारे लोग रंजना प्रकाश देसाई जी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनको बधाइयां दे रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इतना महत्वपूर्ण एक चेयरमैनशिप वो संभाल रही हैं, 8वां पे कमीशन जो एक टाइम बाउंड तरीके से एक पे कमीशन लागू करने का मसला चल रहा है, जिसमें हजारों तरीके के रिकमेंडेशंस प्रस्तुत करने हैं, जिसमें बहुत सारा काम अभी आगे होना है। तो इतना महत्वपूर्ण एक कमेटी का चेयरमैन होने के बाद उन्हीं चेयरमैन के ऊपर विभिन्न राज्यों द्वारा यूसीसी का चेयरमैन बनाने का जो कार्रवाई किया गया है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहा है। बधाइयां जो दे रहे हैं, पता नहीं किस तर्क से उनको बधाइयां दे रहे हैं। ठीक है, उनमें काबिलियत है, वो अच्छा काम कर रही हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि चेयरपर्सन जो 8वीं पे कमीशन की चेयरपर्सन है, उनके ऊपर बाकी एडिशनली जो कमिटियां बन रही हैं, यूसीसी की कमेटी हो या और भी कुछ कमेटी हो, उनका भी कार्यभार आप दे रहे हैं। राज्य सरकारों द्वारा इस तरीके से उनको यह कार्यभार नहीं दिया जाना चाहिए। यूसीसी का पर्सनली मैं भी समर्थन करता हूं, हर राज्य में यूसीसी का मैं भी समर्थन करता हूं, केंद्र में भी यूसीसी का समर्थन करता हूं, लेकिन इस बात का समर्थन मैं कभी नहीं करूंगा कि 8वें पे कमीशन की चेयरमैन को यूसीसी, राज्यों के यूसीसी का भी चेयरमैन बनाया जाए, उनको और एडिशनली काम का बोझ दिया जाए।
इससे 8वां पे कमीशन बाधित हो सकता है। 8वां पे कमीशन जो कि टाइम बाउंड तरीके से उसने काम करना है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सोच संजीदा होनी चाहिए। 8वें पे कमीशन के चेयरमैन साहिबा को बाकी एडिशनल इस तरीके के बाकी कमेटियों में चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए, ये मेरी राय है। आप क्या मानते हैं? अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको बधाई देने की कोई मेरे ख्याल से तो जरूरत नहीं है। ये एडिशनली उनको भार दिया जा रहा है, जब 8वां पे कमीशन अभी काम कर रहा है, बहुत क्रूशियल दौर पर है अभी 8वां पे कमीशन, समय के अंदर उन्होंने रिपोर्ट भी सबमिट करना है। तो ऐसे समय पर उनको एडिशनली इस तरीके से और कमिटियों में नहीं चेयरपर्सन बनाना चाहिए। आप क्या मानते हैं दोस्तों? जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी को लेकर। ओल्ड एज पेंशन की शुरुआत 70 साल में, 75 साल में, 79 साल में या 80 साल से? देखें पेंशन मंत्रालय का लेटेस्ट रूल लेटर। जी हां दोस्तों अभी भी कई सारे पेंशनर्स अपना पीपीओ भेज देते हैं मुझे और पूछते हैं कि सर मेरे पिताजी की उम्र 73 इयर्स हो गई, या मेरी माताजी की उम्र 79 इयर्स हो गई, या तो फिर मेरी उम्र 70 साल से ऊपर हो चुकी है, अब एडिशनल पेंशन कब तक शुरू हो जाएगा, या 78 साल होने के बावजूद भी मुझे एडिशनल पेंशन नहीं दिया गया है। इस तरीके के सवाल पूछते हैं। तो ऐसे में एडिशनल पेंशन को लेकर के आखिर लेटेस्ट रूलिंग्स क्या हैं? आखिर लेटेस्ट पेंशन मंत्रालय का आदेश क्या बोलता है? चलिए पेंशन मंत्रालय का आदेश देखते हैं। दोस्तों एडिशनल पेंशन या ओल्ड एज पेंशन को लेकर भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय का यह वो आखिरी आदेश है जो अब से कुछ महीनों पहले निकला था। 30 अक्टूबर 2025 का यह आदेश है, जो कि कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ एडिशनल पेंशन ऑब्लिक फैमिली पेंशन टू द रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज ऑब्लिक फैमिली पेंशनर्स कवर्ड अंडर सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स, और इसी के आधार पर डिफेंस के पेंशनर्स को भी पेंशन मिलता है। तो अभी तक के रूल्स क्या हैं? क्योंकि पेंशनर के बहुत सारे पेंशनर्स के मन में अभी भी डाउट है कि उनको 70 साल में, 75 साल में या 79 साल पूरा होने पर एडिशनल पेंशन लागू है। लेकिन भारत सरकार का यह आदेश क्या बोलता है वो समझना बेहद जरूरी है। अब यहां देखिए, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू से दैट as per the provisions of the sub rule 6 of the rule 44 of CCS pension rule 2021, after completion of 80 years of age or above by a retired government servant, in addition to a pension or compassionate allowance admissible under this rule, additional pension or additional compassionate allowance shall be payable to the retired government servant in the following manner। देखिए क्या है, यहां पर क्लियर कर दिया गया है। जो असमंजस भी थी कि 79 खत्म होकर के 80 में कदम रखते ही मिलेगी, उसको भी इस लेटर से क्लैरिफाई कर दिया गया। हालांकि इसको लेकर कई सारे कोर्ट के जजमेंट हैं पेंशनर के फेवर में, लेकिन फिर भी अभी तक उनको भुगतान नहीं किया गया। और आप देखिए एडिशनल पेंशन, आपको गलतफहमी से दूर रहना है। आज तक ऐसा कोई भी प्रोविजन शुरू नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है। हाँ प्रपोजल है, प्रपोजल पहले भी वित्त मंत्रालय में पेंडिंग था, अभी 8वें पे कमीशन के पास भी भेजा गया है, लेकिन वर्तमान में जो रूल लागू है, जिस हिसाब से वर्तमान में एडिशनल पेंशन मिल रहा है, वो इस प्रकार से है जो आप देख पा रहे हैं। फ्रॉम 80 इयर्स टू लेस देन 85 इयर्स, यानी कि 80 साल पूरा होने से लेकर 85 साल से नीचे के उम्र तक 20% ऑफ बेसिक पेंशन ऑब्लिक फैमिली पेंशन ऑब्लिक कॉम्पेशनेट अलाउंस, आपको 20% का एडिशनल पेंशन लागू है। 85 साल से लेकर के 90 साल से नीचे तक 30% का एडिशनल पेंशन लागू है। चाहे आप सर्विस पेंशनर हो, चाहे फैमिली पेंशनर हो, आपको भी लागू है। और 90 साल से कंप्लीट होने से लेकर 95 साल से नीचे की उम्र तक 40% एडिशनल पेंशन लागू है। और 95 साल पूरा होने से लेकर के 100 साल उम्र होने से पहले तक 50% लागू है। और 100 साल कंप्लीट होने के बाद 100% एडिशनल पेंशन लागू है दोस्तों। तो ये रूल बिल्कुल क्लियर है, और ये रूल 2025 में ही पेंशन मंत्रालय ने जारी किया था अक्टूबर के महीने में। तो इस रूल से ये क्लैरिफाई हो जाता है कि आपका एडिशनल पेंशन कितना एज होने पर शुरू होता है वर्तमान के रूल के हिसाब से। वैसे आने वाले समय में 8वें पे कमीशन से या उससे पहले भी अगर ये रूल चेंज हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक फिलहाल तक 80 साल पूरा होने पर ही एडिशनल पेंशन लागू है दोस्तों। हाँ रिकमेंडेशंस अभी गए हुए हैं, प्रपोजल्स अभी गए हुए हैं जो विचाराधीन हैं। अभी अगर उन प्रपोजल्स में कुछ डिसीजन हो जाए, रिकमेंडेशंस को अप्रूवल मिल जाए,
तब जाकर के कम उम्र में 75 साल में 70 साल में एडिशनल पेंशन का प्रावधान शुरू हो जाए तो अलग बात है, लेकिन आज के डेट में जो रूल्स हैं वो आपने लेटर देख के अभी समझा दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, क्या आपने अपना रिटायरमेंट बेसिक का एरियर लिया? निकालिए अपना पीपीओ और कीजिए चेक। जी हां, बहुत ही अहम जानकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो केवल आपको सैनिक पाठशाला से ही मिल सकती है। जी हां, सबसे पहले मैं आपको एक पीपीओ दिखाना चाहूंगा। चलिए पहले पीपीओ देख लेते हैं। अब दोस्तों ये जो पीपीओ है आप देख पा रहे हैं, 6 अक्टूबर 2003 के भर्ती, 31 अक्टूबर 2020 के रिटायरी एक पेंशनर जो कि सिपाही रैंक से रिटायर हुए थे, उनका पीपीओ है, जिनका पूरा नाम है फुरबा शेरपा। देखिए ये जीआर से रिटायर्ड है। अब इनका रिटायरमेंट तो 2020 के अक्टूबर में हुआ, कोरोना काल में हुआ था। अब देखिए इनका रिटायरमेंट के समय में बेसिक कितना था? रिटायरमेंट के समय का आखिरी बेसिक पे की बात कर रहा हूं, पेंशन नहीं, आखिरी बेसिक पे 38,100 था और उनका मिलिट्री सर्विस पे 5200 था, क्लास पे 450 था। ठीक है, ये इस हिसाब से उनका पेंशन फिक्सेशन हुआ। और पेंशन कैसे फिक्सेशन हुआ आगे वो भी समझाऊंगा। और महत्वपूर्ण बात अब यहां पर आपको समझाता हूं। ये देखिए इनका जो पीपीओ निकला ये 21 नवंबर 2024 को निकला, ओआरओपी 3 लागू करके निकला। अब देखिए इस पीपीओ के हिसाब से उनका जो बेसिक पेंशन, अभी मैंने आपको बेसिक पे जो बताया वो बेसिक पे के हिसाब से उनका बेसिक पेंशन फिक्स हुआ था 21,875 रुपए। ठीक है, जो ओआरओपी 3 का रेट में 17 साल के एमएससीपी हवलदार के हिसाब से 22,476 में रिवाइज हो जाता है। ठीक है, उसके आगे ये क्योंकि कोरोना काल के रिटायरी थे तो उनको जो डीए बढ़ोतरी की वजह से जो ग्रेचुइटी में एरियर मिलना था, डिफरेंस मिलना था, वो भी उनका इस पीपीओ में आ जाता है। ये देखिए अब आगे समझिए मैं क्यों बोल रहा हूं रिटायरमेंट के टाइम का बेसिक के ऊपर एरियर। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इनका क्या क्या चीजें हैं। बेसिक पेंशन इनका 21,875 था जो कि जुलाई 2024 से ओआरओपी 3 का रेट में 22,476 बन जाता है। और इनका आखिरी टाइम में रिटायरमेंट के समय में बेसिक पे था 38,100 रुपए, क्लास पे 450, मिलिट्री सर्विस पे 5,200। अब पे लेवल 05 इसलिए है क्योंकि वो एमएससीपी हवलदार रैंक के पेंशनर थे। चलिए अब इसके बाद उनका एक पे स्लिप जनरेट होता है। रिटायरमेंट के बाद भी पीएओआर से पे स्लिप जनरेट होता है। जब भी आपका ड्यू क्लियर होता है पीएओआर से तब पे स्लिप जनरेट होता है। अब उस पे स्लिप को देखेंगे, फिर आगे आपको जो कैलकुलेशन बता रहा था वो कैलकुलेशन भी समझाऊंगा। पहले पे स्लिप देखते हैं। अब ये देखिए फुरबा शेरपा जी का ही ये पे स्लिप है और इस पे स्लिप में ये आखिरी महीने का पे स्लिप है और इस पे स्लिप में उनको 1,62,400 रुपए का एरियर का भुगतान किया गया, जिनका उनका लीव इनकेसमेंट का कोरोना काल का जो डीए का परसेंटेज का डिफरेंस वो पैसा भी इसी में इंक्लूड है। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज जो देखने वाली चीज है दोस्तों वो ये है, यहां पर है सबसे महत्वपूर्ण चीज जो देखने वाली चीज है और वो चीज है यहां पर देखिए उनका बैंड पे यानी कि आखिरी बेसिक पे 39,200 इस पे स्लिप के हिसाब से किया गया। लेकिन आपने पीपीओ में देखा था उनका आखिरी बेसिक पे 38,100 के हिसाब से उनका पेंशन फिक्स किया गया। अब यहीं पर है बहुत बड़ी गड़बड़ी। देखिए अब चलिए मैं आपको कैलकुलेशन के हिसाब से समझाता हूं कि गड़बड़ी कहां हुई है। तो अगले स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं। अभी आपने पीपीओ और उनका पे स्लिप देखा किस तरीके से उनका बेसिक पे बढ़ चुका था, लेकिन आपने देखा कि उनका जो लास्ट आखिर में पेंशन था वो 21,875 से बढ़ा करके 21,875 से बढ़ाकर 22,476 सीधे सीधे कर दिया गया। अब देखिए यहां पर पहले लास्ट बेसिक उनका 38,100 था, मिलिट्री सर्विस पे 5200 था, क्लास पे 450 था। लास्ट रिकॉनेबल इमोलमेंट यानी कि इसको जोड़ करके जो अमाउंट बनता है 43,750 और इसका आधा बेसिक पेंशन यानी कि 21,875 उनको रिटायरमेंट के समय में 2020 में 21,875 रुपए बेसिक पेंशन फिक्स करके रिटायर कर दिया गया, जो आगे जुलाई 2024 से उनका पेंशन 22,476 हो जाता है। ओआरओपी 3 के हिसाब से बढ़ोतरी हो जाता है। अब देखिए उनका आखिरी बेसिक पे आपने देखा जिसमें उनका लास्ट बेसिक पे 39,200 हो चुका था, लेकिन उनको इस 39,200 का फायदा नहीं दिया गया। और आज के डेट में चूंकि ओआरओपी 3 के रेट में पेंशन मिल रहा है, पेंशनर को पता ही नहीं चलेगा। ऐसे पता नहीं हजारों पेंशनर होंगे जिनको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आज के डेट में आपको तो ओआरओपी के हिसाब से पेंशन मिल रहा है। शुरू में क्या दिया गया वो आप भूल गए, उसके बाद आगे आपको ओआरओपी 3 के रेट में मिल रहा है। अच्छी बात है, आप सोचेंगे ओआरओपी लागू हो चुका है, लेकिन अब यहां देखिए उनका बेसिक 39,200 जैसे ही हम लेते हैं, उनका मिलिट्री सर्विस से 5200 और क्लास पे 450, तो
तो एलआरई में 43,750 के बजाय 44,850 बन जाता है और बेसिक पेंशन इसका आधा यानी कि 22,425 बनता है। यानी कि उनका रिटायरमेंट के डेट से लेकर के जून 2024 तक बेसिक पेंशन 21,875 के बजाय 22,425 होगा। और एरियर कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए एरियर का कैलकुलेशन उनका जनवरी 1 नवंबर 2020 से यानी कि उनका रिटायरमेंट के डेट से लेकर के 30 जून 2024 तक यानी कि ओआरओपी 3 लागू होने से पहले तक उनका बेसिक पे 21,875 के बजाय 22,425 बनेगा, जो अभी आपने कैलकुलेशन समझा। अब इसका हर महीने का पर मंथ का 550 रुपए का डिफरेंस है और कुल मिलाकर कितने महीने हो रहे हैं, ओआरओपी 3 लागू होने से पहले तक उनके हो रहे हैं 44 महीने, 44 मंथ। तो 550 रुपए करके 44 महीने का सीधा सीधा 24,200 रुपए और उस ड्यूरेशन में जितना भी डीआर बनता है हर 6 महीने में अलग अलग रेट में, तो डीआर लगभग आप मान लीजिए 18-20% से लेकर के आगे 50% तक डीआर बन चुका था। तो आप मान लीजिए डीआर में 8 से 10,000 रुपए अगर जोड़ देते हैं तो 32,000 से 35,000 रुपए का एरियर इन पेंशनर को लागू है। लेकिन अगर सिंपली अगर केस टेकअप करेंगे तो आपको जवाब दे दिया जाएगा आज के डेट में आपका पेंशन ओआरओपी 3 के हिसाब से करेक्ट मिल रहा है। जी हां, ऐसे आपको जवाब दिया जाएगा, लेकिन आपको समझनी है इस गुंडी को। जब ये गुंडी समझ करके इसी तरीके से आप केस टेकअप करेंगे तो आपको आपका इस पीरियड का एरियर इस तरीके से जरूर मिलेगा दोस्तों। तो अभी आपने समझा कि आपका रिटायरमेंट के समय का बेसिक अगर रिवाइज हुआ है तो उसको जरूर चेक करें, उस रिवाइज बेसिक के हिसाब से आपका पेंशन रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ है। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है दोस्तों, बहुत जल्द आपके मोबाइल में 60% डीए मर्ज की खुशखबरी आने वाली है, हो जाइए तैयार। जी हां, कुछ दिनों पहले हर किसी के मोबाइल में 50% डीए मर्ज वाली खुशखबरी आ चुकी है। अब वैसी ही खुशखबरी 60% डीए मर्ज वाली, क्योंकि आज सुबह सुबह मुझे मेरे पास आ चुकी है, तो मैं आशा करता हूं आपके पास भी अब बहुत जल्दी आ जाएगी। तो ऐसे में अगर आपके पास आती है तो आप कसम खाइए इसको शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखिए बिल्कुल हूबहू आपको लगता है दिनांक 11 जुलाई नई दिल्ली, कर्मचारियों के लिए आज की खास खबर, 8वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों को मिलेगा अंतरिम राहत, 60% डीए मर्ज, वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला, 60% डीए डीआर को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। यह लाभ सभी केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में मजबूती होगी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से पहले बड़ी राहत, महंगाई से निपटने में मिलेगी आर्थिक मजबूती, 60% डीए मर्ज होगा बेसिक सैलरी में। देखिए बाकायदा वित्त मंत्री जी का फोटो भी है और आगे और भी बहुत कुछ यहां पर लिखा हुआ है। तो ये फेक है, जी हां ये फेक है और इस फेक मैसेज को आप ना शेयर करें। व्हाट्सएप में आपके पास आता है ये, तो ना शेयर करें, ये फेक है। अभी तक सरकार से ऐसा कोई भी डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। हां, 8वां पे कमीशन में 60% ही डीए मर्ज होगा, क्योंकि जनवरी 2026 तक हमारा डीए 60% हुआ है, तो 8वां पे कमीशन में इतना डीए ही मर्ज होगा। लेकिन वो जब पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर बताया जाएगा, जब उसको लागू किया जाएगा तब होगा। अगर उससे पहले होना होगा तो सरकारी स्रोत से अगर कोई आदेश पारित होता है तब होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। इसलिए ये खबर निराधार है, बिल्कुल गलत है, विश्वास मत कीजिएगा और सबसे बड़ी बात शेयर मत कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।